नीचे उतारो, मुझे उतारो। श्रावणी बार बार पक्षी को नीचे उतारने के लिए कह रही थी, मगर पक्षी आसमान में उड़ता हुआ पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक आचार्य आग्नेय की आंखों में अपने आप सुनहरी रोशनी के डोरे उठने लगे। आचार्य आग्नेय को इस जादुई पक्षी की आवाज सुनाई दी। आग्नेय चौंक उठे। क्या हुआ आचार्य? आग्नेय के अचानक बदले हाव भाव देख महामंत्री कुषाण ने पूछा। वो आवाज तुमने सुनी? वो आवाज कौन सी आवाज आचार्य? पक्षी की ये आवाज सिर्फ आचार्य आग्नेय को ही सुनाई दे रही थी, जैसे उनकी आंखों में उठ रही इन सुनहरी चिंगारियों का इस सुनहरे पक्षी के साथ संबंध हो। आग्नेय बिना समय गंवाए तेजी से बाहर दौड़े। आचार्य आप कहाँ जा रहे हैं? कुषाण भी पीछे भागे। आग्नेय पलट पलट कर आसमान की हर दिशा खंगालने लगे। उस आवाज का जरिया ढूंढने लगे, पर कहीं पर भी कुछ नहीं था। कुषाण भी हैरानी से आसमान में देखते आचार्य के पीछे भाग रहे थे। उनकी आंखों से भी ओझल ये जादुई पक्षी बादलों के ऊपर उड़ता हुआ तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। आचार्य आग्नेय की आंखों की सुनहरी लपट अपने आप शांत होने लगी। उस आवाज का वो जरिया कहीं भी न मिलने पर आचार्य आग्नेय की मुख मुद्रा फिर विचारों से घिरी स्थिर हो गई। आचार्य क्या हो रहा है? आप कौन सी आवाज की बात कर रहे थे? पहले आपका भावनगर छोड़ने की बात, फिर साधना, आपकी आंखों में सुनहरी रोशनी का अचानक उठना, और अभी आवाज। क्या हो रहा है भावनगर में आचार्य? आचार्य आग्नेय के चेहरे पर कुछ सोचकर मुस्कान आ गई। इंसान जितना देखता है या जितना देखना चाहता है, दुनिया उसके लिए सिर्फ उतने में ही सीमित हो जाती है। कुषाण, समय का अजीब खेल है। खैर तुम चिंता मत करो, अब हम भावनगर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। कम से कम हमारा इस वक्त यहाँ रहना जरूरी है। अब तुम जाओ और आराम करो, हम तुमसे कल मिलेंगे। मगर तभी कोई था जो आचार्य की कुटिया के बाहर झाड़ियों के पीछे घात लगाए बैठा था। झाड़ियों के पीछे अचानक हुई हलचल को सुन कुषाण चौकन्ने हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार खींच ली, मगर दूर से ही झाड़ियों के पीछे झांकते आचार्य आग्नेय ने मुस्कुराते हुए कुषाण को फिर तलवार म्यान में रखने का बोल वहां से जाने को कहा। मगर आचार्य, ये कुषाण का इशारा झाड़ियों के पीछे हुई हलचल पर था। उससे हम निपट लेंगे कुषाण, अब तुम जाओ, बिना चिंता किए हम कल तुमसे मिलेंगे। कहते हुए आचार्य आग्नेय फिर अपनी कुटिया के भीतर चले गए। हैरान परेशान कुषाण भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने रथ पर सवार हो महल की ओर निकले। चलो सारथी। ये देखते ही झाड़ियों के पीछे फुसफुसाहट और भी तेज हो गई, और अब आचार्य आग्नेय की कुटिया के भीतर मशाल जलाते ही झाड़ियों के पीछे से एक साया भागते हुए झोपड़ी में घुस गया। पर किस्मत से इस साये को इस तरह कुटिया में घुसते कुषाण ने दूर से ही देख लिया। कुषाण हैरान थे कि इस तरह आचार्य की कुटिया में इस वक्त कौन जा सकता है, वो भी उनकी जानकारी में। खैर, कुषाण को अपने आचार्य पर, उनके शक्तियों पर पूर्ण भरोसा था। उनके आदेश का पालन करते हुए कुषाण आगे बढ़ गए। वहीं ध्यान कक्ष में बैठे आचार्य आग्नेय के ठीक पीछे से यही साया गुजरता हुआ दाएं भागा। इस साए के तेज गति से गुजरने के कारण मशाल की अग्नि लुप छुप होने लगी, मगर आचार्य आग्नेय आंखें मूंदे मुस्कुरा रहे थे। साया अब तेजी से बाईं ओर दौड़ा और अब धीरे धीरे आचार्य की तरफ बढ़ने लगा। आचार्य आंखें मूंदे ही बोले, दौड़ना बंद करो और बैठ जाओ हवन वेदी के उस ओर। उनके ये कहते ही अंधेरे से हताश चेहरा लिए राय बहादुर बच्चों सा हार मानते हुए बाहर निकले। आपने मुझे कैसे देख लिया आचार्य? मैं तो इतनी सावधानी से छुपता छुपाता अंदर आया था, मगर आपने फिर भी मुझे देख लिया। ये राय बहादुर का युवा रूप था। किशोरावस्था के कोमल लड़के से राय बहादुर को आचार्य आग्नेय रोज रात्रि राजधर्म और शक्ति पाठ करवाते थे। रोज सोचता हूँ कि आज नहीं पकड़ा जाऊंगा, आपको चौंका दूंगा,
मगर आप तो बंद आंखों से ही, क्या मैं भी ये सब सीख पाऊंगा आचार्य? चेहरे पर मासूमियत, बाजुओं में अप्रतिम बाहुबल और आंखों में सीखने की चमक लिए युवा राय बहादुर, जिन्हें आचार्य तेज बहादुर के नाम से पुकारते थे, इसी तरह रोज दिन भर तलवार और अन्य हथियार बना मेहनत कर रात में समय मिलने पर आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने आते थे। वहीं समय के विपरीत इस सुंदर मगर अजीब जगह पर आए असल राय बहादुर श्रावणी को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन श्रावणी का कहीं भी अता पता नहीं था। मगर तभी राय बहादुर को सामने वो दिखा जिसकी उम्मीद राय बहादुर के मन में जाने कब से थी, मगर जिसे बयां करने में, खुद तक से कहने में राय बहादुर हिचकिचा रहे थे। श्रावणी को ढूंढते हुए कोसों दूर चलकर पहुंचे राय बहादुर के ठीक सामने जगमगाता हुआ उनका भावनगर था। ये नहीं हो सकता, इसका मतलब आचार्य आग्नेय की बात सच थी। समय के छोरों को पार करना, वो मंजिल जिसके बारे में वो, राय बहादुर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो राज्य आज से 200 साल पहले तबाह हो चुका था, वो ठीक उनकी नजरों के सामने जगमगा रहा था। यक्ष द्यूत केतु के गुफा के नीचे समय के इस सिरे से वो फिर से जुड़ जाएंगे, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, पर अपने आचार्य की कई सालों पुरानी बात पर यकीन था। ये वही जगह थी जहां राय बहादुर का बचपन, उनकी जवानी, वो सारी यादें जुड़ी थीं। सोचते सोचते राय बहादुर की आंखों के सामने तबाही का वो मंजर भी उभर आया जिसने उनकी आंखों के सामने उनके प्यारे भावनगर को तबाह कर दिया था। सब याद आते ही राय बहादुर से सख्त इंसान की आंखों में भी आंसुओं की बड़ी मोटी बूंदें उभर आईं। राय बहादुर का फिर भावनगर लौटना खतरों से खाली नहीं था। समय के विपरीत होने के कारण जाने कौन सी परेशानी उनके सिर खड़ी हो जाए, कहना मुश्किल था। मगर राय बहादुर ने यह फैसला लिया कि रात भर वो श्रावणी को भावनगर के बाहर फैले इन मैदानों जंगलों में ढूंढेंगे, पर अगर उसके बाद भी श्रावणी उन्हें न मिली तो वो सुबह होते ही भावनगर में प्रवेश करेंगे। ये फैसला कर राय बहादुर फिर श्रावणी को पुकारते हुए ढूंढने लगे। वहीं श्रावणी को हवा में झुलाता ये सुनहरी रोशनी का पंछी श्रावणी की इच्छा के बगैर उसे इस पर्वत के ऊपर ले आया। एक पुरानी खंडर हुई गुफा के सामने रुकता हुआ ये पंछी श्रावणी को उतार फिर हिरण बन दौड़ते हुए खंडर नुमा इस गुफा में कहीं खो गया। श्रावणी पहले ही डरी हुई थी, ऊपर से सुनसान पर्वत पर इस खंडर सी गुफा के रहस्यमयी माहौल को देख उसका मन और भी घबरा उठा। उस सुनहरी रोशनी कौन थी, क्या थी जिसने उसकी जान बचाई थी, और फिर उसकी मर्जी के बगैर उसे यहाँ इस वीरान पहाड़ पर राय बहादुर से कोसों दूर समय की अनजाने छोर पर छोड़ वो रोशनी कहाँ चली गई। डर से जम चुकी श्रावणी यही सब विचार कर चांद की दूधिया रोशनी में सहमी खड़ी चौकन्ना हो आसपास देख रही थी। जाने कौन सी मुसीबत अब उसके सामने आने वाली थी। ये पर्वत जिस पर श्रावणी इस वक्त खड़ी थी भावनगर से काफी दूर एक जंगल के बीचों बीच था, मगर इस पर्वत से जगमगाता भावनगर साफ साफ दिख रहा था। उसकी तरफ जाने का फैसला करते हुए श्रावणी आगे बढ़ी, पर तभी उस गुफा से गूंजती हुई आवाज आई, श्रावणी अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही श्रावणी सहम गई। बगैर पलटे वो गुफा से दूर जाने लगी। इन आवाजों के पीछे छुपे खतरनाक चेहरों से वो पहले ही बहुत बार मिल चुकी थी, मगर इस बार और प्यार से आवाज आई, डरो मत श्रावणी, हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। अचानक उस गुफा से तेज सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। श्रावणी के कदम अचानक रुक गए। गुफा ने फिर पुकारा, आ जाओ श्रावणी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उस मीठी आवाज में एक अपनापन था, प्यार था, मिठास थी। श्रावणी डरते हुए पलटी, कौन हो तुम? इधर भयनगर में आज जो कुछ हुआ था उससे लोग सहम चुके थे।
गांव के बीचों बीच गांव देवता के मंदिर के ठीक सामने 2 मुर्दा धड़ और कटी गर्दनें यज्ञ वेदी के ठीक सामने पड़ी थीं। आत्माओं से डरकर अब तक उन लाशों को किसी ने वहां से उठाने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि सज्जन सिंह और चंदनलाल के सेवक पन्ना के परिवार वाले भी उनकी मौत पर दूर से ही विलाप कर रोते बैठे थे, पर किसी में भी उन लाशों के पास जाने की हिम्मत नहीं थी जिन्हें गांव के कुत्ते और कुछ पंछी नोच नोच कर खा रहे थे। वहीं मुखिया चंदनलाल और योगी अमृत रास्ते में रो रहे नंदू को उठाकर उसके घावों का जल्दी से उपचार कर उसे हवेली में ले आए थे। नंदू के आज का दिल दहलाने वाला रूप देख भानु, चंदनलाल, यहाँ तक कि योगी अमृत भी घबराए हुए थे। वहीं रानू अब तक घर लौट चुकी थी। सबके सामने डरने का नाटक कर रही रानू बड़े चाव से सब कुछ सुन रही थी। रह रहकर चंदनलाल अपने पोते को देखते, उसके गले में डाले योगी अमृत के अभिमंत्रित जादुई ताबीज को देखते कि कहीं वो उसके गले से निकल तो नहीं गया। योगी अमृत ने वो ताबीज नंदू के गले में डाल कहा था कि जब तक ये ताबीज उसके गले में है, कोई भी दुष्ट आत्मा नंदू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर हवेली में हर तरफ जैसे मातम पसरा पड़ा था। तभी चंदनलाल के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। सो जाओ चंदनलाल, जो कुछ होना था हो चुका। तुम्हारा पोता अब ठीक है। बस मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि इस पर आखिर बुरी आत्माओं का साया पड़ा कैसे। योगी अमृत ये सोचकर परेशान थे, तो वहीं रानू ये सब सुन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। परिवार के नाम पर मेरे पास बस मेरा पोता ही बचा है योगी अमृत। मैं इसे खोना नहीं चाहता, नहीं खोना चाहता। कहते हुए चंदनलाल फूट फूट कर रोने लगे। योगी अमृत ने बड़ी मुश्किल से चंदनलाल को संभालते हुए उन्हें सोने भेजा। पिछली 2 रात से चंदनलाल सोए नहीं थे। उस पर से इतना सब, चंदनलाल धीरे धीरे टूटने लगे थे। वहीं योगी अमृत की परेशानी की वजह सिर्फ नंदू नहीं, बल्कि गांव के बीचों बीच सबके सामने से गायब हुआ वो जिंदा खून का पात्र था। कैसे कोई सबकी आंखों के सामने पात्र को गायब कर सकता है? किसका सहारा लेकर वो दुष्ट आत्माएं अब भी भयनगर में बगैर श्रावणी के अनहोनियां करवा रही है? योगी अमृत नंदू के कमरे में चहलकदमी करते हुए मन ही मन यही सब सोचने लगे। कैसे वो पात्र गायब हुआ? किसके हाथ वो पात्र लगा? यही सब सोच रहा है ना तू योगी? रानू ने अपने आप से कहा। मगर जब तक तू ये जान पाएगा, पल्ला पूरा पलट चुका होगा, खेल खत्म हो चुका होगा। चंदनलाल आंखों में आंसू लिए अनमने से योगी अमृत के बार बार समझाने पर आराम करने अपने कमरे में आ गए। उनकी आंखों के सामने अभी भी अपने पोते नंदू का वो डरावना चेहरा। अपनी जीभ से सज्जन सिंह और पन्ना की गर्दन काट उनका खून चाटना घूम रहा था। अपने आप को समझाते हुए किसी तरह चंदनलाल पलंग पर बैठे ही थे कि तभी उनके कमरे की बत्ती अचानक लुप छुप करने लगी। चंदनलाल ने देखा बिजली का तार ढीला है। उसे ठीक करने वो जैसे ही आगे बढ़े, अचानक तेज हवा से उनके कमरे की खिड़की आपस में टकराकर शोर मचाने लगी। चंदनलाल अब पहले खिड़की को बंद करने मुड़े, पर तभी उन्हें लगा जैसे उनके ठीक पीछे कोई है। वो पलटे, पर पीछे कोई नहीं था। घड़ी का कांटा खिसक कर अब 12 को छू चुका था। बत्ती का लुक छुपाना अचानक बंद हो गया। चंदनलाल ने खिड़की बंद की और अब सोने से पहले अपने कुर्ते को निकाल अलमारी में रखने के लिए बढ़े कि तभी उन्हें कांच में अपने शरीर पर उभरे अजीब काले निशान नजर आए। घबराकर चंदनलाल ने अपनी बनियान भी खोलकर देखा। चंदनलाल की छाती, कंधे, पीठ, हर जगह ये काले उभरे हुए निशान थे। अचानक चंदनलाल के सामने वही काले कौवे आ गए जो उनके सपने में उन्हें नोच कर खा रहे थे। हो न हो ये वही निशान थे। चंदनलाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ एक सपना ही था। चोटों को नजदीक से देखने के लिए चंदनलाल कांच के और करीब आए।
गर्दन के निचले हिस्से से लेकर चंदनलाल की जांघों तक ये अजीब काले निशान थे। ऊपर से नीचे तक इन निशानों को देख जैसे ही चंदनलाल ने फिर ऊपर देखा, सामने कांच में खून से सना अजर खड़ा था। हाँ, चंदनलाल घबराकर जमीन पर गिर पड़े, मगर अगले ही पल कांच में अजर नहीं बल्कि खुद चंदनलाल का प्रतिबिंब था। हाँ, हाँ, हाँ। चंदनलाल ने फिर से उठकर देखा, कांच में उन्हीं का चेहरा था। उनके शरीर से वो काले निशान अब गायब थे। ये क्या हो रहा है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैरान हो वो फिर कांच में यहाँ वहां निशान ढूंढने लगे, मगर वो निशान अब कहीं भी नहीं थे। मगर अचानक फिर बिजली लुक छुप होने लगी। खिड़की अपने आप खुलकर फिर से एक दूसरे से टकराने लगी। चंदनलाल के सामने लगा कांच अचानक फूट पड़ा और उसके अंदर से खून से सना अजर चीखता चिल्लाता चंदनलाल पर टूट पड़ा। क्या फिर से लौट आया है अजर? सुनहरी रोशनी का राज क्या है? क्या राय बहादुर फिर लौटेंगे भावनगर में? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर